जय हिंद दोस्तों। की ऑफ सक्सेस की डिजिटल क्लासों में मैं वीर चौधरी एक बार सभी स्टूडेंट्स का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, जो कि किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सम इम्पोर्टेंट फिनोमेना ऑफ लाइट चल रहा था। कुछ प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिनमें से अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, 4 घटनाएं अपन पढ़ चुके थे। शेष बची हुई 4 घटनाओं के बारे में और बात करते हैं। तो आ जाइए एक बार बोर्ड पे। हमारी प्रकाश की अगली घटना आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो घटना स्टूडेंट्स हमारी रहने वाली है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारी घटना है आज की, जिसे अंग्रेजी में जो कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसे क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो आज हम पढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आजकल एग्जाम में वो इतना बड़ा लिख के नहीं देता है, वो सिर्फ इसे T.I.R मतलब TIR लिख के दे देता है। T का मतलब टोटल, I का मतलब इंटरनल, R का मतलब रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर इसकी भाषा से कुछ आप समझ रहे हो तो यहां से बहुत बात क्लियर कर रहा है अपने आप में। ये कह रहा है कि पूरा का पूरा परावर्तन अंदर ही अंदर हो जाए, यही तो कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसी परावर्तन की घटना जो पूरी की पूरी कहां हो जाए, अंदर हो जाए, निश्चित तौर से वो TIR की श्रेणी में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार समझते हैं हम क्या है ये TIR। इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने यहां कुछ 2-3 चित्र बनाऊंगा। आप थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का यूज करना और आराम से यहीं कहीं बोर्ड पे समझ जाओगे आप। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं तो मैं स्टूडेंट को पहले ही बोल देता हूं कि 80% जो है आप यहां बोर्ड पे क्लियर कर ले जाओगे, और ये बात मैं ऑनलाइन में भी बोल रहा हूं। अगर आप ध्यान से सिर्फ सुनोगे ना, 80% क्लियर हो जाएगा बोर्ड से ही। याद कीजिए बेटा, जब मैं 2 प्रकार के माध्यम बताए थे अपवर्तन में, एक तो बताया था विरल और दूसरा बताया था सघन। सघन जो बताया था मैंने ऐसे कहा था ये बंद बॉक्स जैसा है, ये हमारा सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है। जो बाहर खुला हुआ माध्यम है वो हमारा रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है। क्लियर है ना बेटा? एक बात बताइए मुझे, मैं ये कह रहा हूं ये कोई यहां से मैंने कोई प्रकाश की किरण डाली, ये सघन माध्यम है, सघन से विरल में जाएगी। देखो असल मायने में बेटा इसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे जाएगी आपको याद है? मैंने कहा था सघन एक बंद बॉक्स जैसा हमारे घर की तरह होता है। हमारे घर में जब भी कोई व्यक्ति आता है हम उससे लगाव रखते हैं, मतलब अविलंब की ओर झुकाते हैं। लेकिन जब हमारे घर से कोई चीज बाहर जा रही है वो अविलंब से भी क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। पहला पॉइंट मेरा क्लियर है या नहीं है बताइए? मैंने आपको अपवर्तन में समझा के बार बार बोला था, मैंने कहा था जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए इसे चित्र नंबर 1 मान ले रहा हूं मैं। चित्र नंबर 2 में यही बात फिर मैं करूंगा। मैंने प्रकाश की किरण को और थोड़ा झुका दिया, मैंने यहां कोने पे से ले जाना स्टार्ट किया प्रकाश की किरण को। अब भाई देखो कोने से जा रही है तो निश्चित तौर से और ज्यादा झुकेगी वो। देखो असल मायने में से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये झुकती है और इस समतल के समांतर चली जाती है ऐसे करके। अच्छा कोई बता सकता है ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा? गुरुजी कई बार आपने बता रखा है इस तरीके से बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है। जी हाँ बेटा, देखो सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, लेकिन इस बार मैंने क्या है, पहले यहां से प्रकाश की किरण को दौड़ाया था, देखो इस बार यहां कोने पे ले गया हूं। पहले यहां से था, दूसरी कंडीशन यहां से हूं। अच्छा कभी मैं इसको यहां से दौड़ाने लग गया तो ये और ज्यादा झुक जाएगी प्रकाश की किरण। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे अब हम। इस बार मैंने प्रकाश की किरण को यहां से गुजारा,
तो मैं ये देखता हूं इस बार इस प्रकाश की किरण को देखो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये वापस लौट के इसी माध्यम में आ जाती है। यही जो घटना होती है वो कहलाती है TIR, पूर्णांतरिक परावर्तन। देखो पूरी की पूरी घटना अंदर की अंदर हो गई, प्रकाश की किरण को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने यही तो बोला था, पूरी की पूरी घटना जो अंदर ही अंदर हो जाए वही पूर्णांतरिक परावर्तन है। अब एक बार थोड़ा सा इसे समझ लीजिए, प्रकाश की किरण कब अंदर की अंदर मुड़ सकती है? जब बाहर वाले कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। देखो 90 डिग्री से कम हुआ तो प्रकाश की किरण ऊपर चली जाएगी, 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो प्रकाश की किरण अंदर आ जाएगी। इसीलिए ये 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के नाम से जाना जाता है, क्रांतिक कोण के नाम से जाना जाता है। क्रांतिक शब्द जहां भी आ जाए, क्रांतिक शब्द का मतलब होता है जैसे आप किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल में शिफ्ट किया आपने, हॉस्पिटल में डॉक्टर ये कहता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा क्रांतिक स्थिति है उसकी। क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब है कि मे बी पॉसिबल कि वो सही हो जाए और मे बी पॉसिबल कि शायद वो मर भी जाए। तो ये जो स्थिति होती है वो क्रिटिकल पॉइंट को बताती है। ऐसे ही 90 डिग्री से जैसे ही कम हुआ तो प्रकाश की किरण ऊपर जाएगी, 90 डिग्री से जैसे ज़्यादा हुआ नीचे जाएगी। लेकिन ये 90 डिग्री जो बन रहा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इस अंदर वाले कोण पे। ये अंदर वाला कोण जब मैंने प्रकाश की किरण को यहां से होकर गुजारा था, कोने से होकर, चित्र नंबर 2 में देखो तो ये कोण और ज़्यादा बढ़ गया था। चित्र नंबर 3 में मैंने प्रकाश की किरण को यहां से होकर गुजारा था, यही कोण और ज़्यादा बढ़ गया था। ये डिपेंड कर रहा है अंदर वाले कोण पर। अंदर वाला जो कोण है, ये वाला कोण, इस कोण को मैं नाम देता हूं आपतन कोण। आपतन कोण। यहां इसका अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन यही तो होता है प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल मार्ग से विचलित हो जाना। ये जो कोण है, ये वाला कोण जो बन रहा है वो बन रहा है अपवर्तन कोण। आपसे पूछ ले जाए क्रांतिक कोण क्या है तो आप क्या कहेंगे कि भाई आपतन कोण का या अंदर वाले कोण का वह कम से कम मान जिस पर बाहर वाला कोण कितने डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वो कोण जो अंदर वाला है वो क्रांतिक कोण कहलाता है। अभी 50 डिग्री पे हुआ है 90 तो 50 डिग्री क्रांतिक कोण हो गया, 40 डिग्री पर हुआ है तो 40 डिग्री क्रांतिक कोण हो गया। कई बार टीचर हमें गलती से इस 90 डिग्री को कह देते हैं साहब ये 90 डिग्री जो है ये क्रांतिक कोण है। नहीं बेटा, मैं एक बार आपको क्रांतिक कोण के बारे में बता देता हूं। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, समझो इसे क्रिटिकल एंगल क्या है। मैं कहूंगा आपतन कोण का वह न्यूनतम मान। कौन से कोण का? आपतन कोण का। आपतन कोण का वह न्यूनतम मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितने डिग्री प्राप्त हो जाए, तो ये जवाब होगा साहब 90 डिग्री प्राप्त हो तो वह आपतन कोण कौन सा कोण कहलाता है? वही जो है आपका क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब आपको पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में थोड़ा सा अगर पता लगा है तो दो इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। क्रांतिक कोण या पूर्णांतरिक परावर्तन होने के लिए शर्तें क्या क्या हैं? शर्त आप खूब अच्छे ढंग से जान रहे हो। पहली शर्त तो यह है कि केवल और केवल पूर्णांतरिक परावर्तन तब हो सकता है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाए। मतलब जो प्रकाश है वो कौन से कौन से में, वो निश्चित तौर से सघन से विरल में जाना चाहिए, तब ही केवल और केवल पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। दूसरी बात, पूर्णांतरिक परावर्तन कब माना जाएगा? जब बाहर वाले कोण का मान कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। भाई 90 डिग्री जब तक नहीं होगा, मतलब 90 डिग्री से जैसे ही ज्यादा होगा तुरंत जो है पूर्णांतरिक परावर्तन बन जाएगा, चाहे वो 90.1 ही क्यों ना रहा हो, उस पर भी निश्चित तौर से TIR बन सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बन सकता है। एक बार फिर समझ लीजिए,
जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, बात हम जानते हैं। अपवर्तन में मैंने कई बार समझा के आप लोगों को बताया था। पूर्णांतरिक परावर्तन केवल तभी होगा जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही हो। विरल से सघन में आती हुई प्रकाश में कभी पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होगा, पहली बात। कब पूर्णांतरिक परावर्तन होगा? जब इस बाहर वाले कोण का मान मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री से जैसे ज्यादा, चाहे 90 पॉइंट आधा ही क्यों ना रहा हो। इज दैट क्लियर? ओके। अब क्रांतिक कोण के इसके पूर्णांतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल क्या है? जब भी कोई एग्जाम्पल आपको चमकदार रहने के लिए बोले, वो ये कह दे कि भाई जैसे मान के चलो हीरे का चमकदार दिखना, हीरे का चमकदार दिखना, ये निश्चित तौर से किसका एग्जाम्पल है? तो गुरुजी चमकदार दिखने वाला पॉइंट अगर आ जाए तो पूर्णांतरिक परावर्तन चलता है। आपसे ये कह दे कि कांच में आई दरार का, कांच में आई दरार का चमकदार दिखना, अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर से ये चमकदार दिखना भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना? मैं आपसे और एग्जाम्पल जैसे कर दूं, हीरे वाला जो एग्जाम्पल है वो कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। मैं आपसे ये कह दूं कि जैसे पानी के अंदर रखी परख नली, टेस्ट ट्यूब का चमकदार दिखना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी निश्चित तौर से पूर्णांतरिक परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। अगर पानी के अंदर रखी हुई परख नली भी अगर मुझे चमकदार दिखाई दे रही है तो निश्चित तौर से ये एग्जाम्पल भी इसी का ही है, पूर्णांतरिक परावर्तन का। एक क्वेश्चन आता है रेगिस्तान में मरीचिका का दिखना, मरीचिका का दिखना। मरीचिका अगर आप जानते हो, जब बहुत तेज धूप पड़ती है गर्मियों के टाइम पे, जब आप वाहन चलाते हो तो आपको ऐसा लगता है सामने रोड पे पानी भरा हुआ है, जब आप वहां पहुंचते हो तो लगता है यहां पानी है ही नहीं, फिर और आगे पानी लगता है। ये पानी दिखने वाली जो घटना होती है यही हमारे लिए मिराज या मरीचिका कहलाती है। ठीक है बेटा? एक और एग्जाम्पल मैं इसका बोल दूं, किसी कालिख, कालिख का मतलब कारौंच, कारौंच पुते कागज या कपड़े को पानी के अंदर डालने पर, पानी के अंदर डालने पर इसका कैसा दिखना, इसका चमकदार दिखना, ये एग्जाम्पल भी निश्चित तौर से किसका है? ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन का है। अब पानी में डला हुआ जो काला सा कपड़ा है वो आपको निश्चित तौर से काला न दिखकर वो कैसा दिखाई देगा? वो आपको चमकीला दिखाई देगा। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो निश्चित तौर से किसके अंतर्गत आते हैं? वो पूर्णांतरिक परावर्तन के अंतर्गत आते हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन का एक और काफ़ी फेमस जो चीज़ है वो कई बार एग्जाम में खूब पूछी जाती है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। देखो ध्यान दो बेटा, आजकल ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, आपने खूब देखा होगा। आपने डिश वाली केबल अगर कभी देखी हो तो डिश वाली केबल पे सबसे ऊपर जो होता है ब्लैक कलर का एक कवर होता है, उस ब्लैक कलर के कवर को हटाइए, जस्ट नीचे रबड़ जैसा ही मिलेगा, इसके जस्ट नीचे एक और तार मिलेगा। सॉरी, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं। ऑप्टिकल फाइबर का जो केबल होता है, आप फाइबर केबल या तो इस्तेमाल अपन नेटवर्क वगैरह में ही कर रहे हैं आजकल, पर आप डिश की केबल को लीजिए। डिश की केबल को सबसे पहले ऊपर से ब्लैक वाले कलर उसको हटाइए, कवर को, वाइट है ब्लैक है जैसी भी है, उस कवर को हटाइए। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो चमकीला चमकीला रेशों जैसी काफ़ी पतले पतले तारों से बुनी हुई एक संरचना सी मिलती है। उसके जस्ट नीचे एक रबड़ जैसा होता है प्लास्टिक, उसके जस्ट नीचे एक और मजबूत सा एक वायर होता है। आप उस सिंगल से वायर को सेटअप बॉक्स में लगाइए, सिग्नल नहीं पकड़ेगा तब तक जब तक वो नेट जो है वो भी, या जो जाल बन रहा था चमकीले तारों का, वो भी निश्चित तौर से सेटअप बॉक्स से टच नहीं होगा, तब तक आपका सेटअप बॉक्स नेटवर्क नहीं ले सकता।
वो जो चमकीले से वायरों का जो जाल है, नेट है, एक्चुअली वही क्या कहलाता है, वो प्रकाश तंतु कहलाता है, ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। ऑप्टिकल फाइबर की जो खोज की थी सबसे पहले, वो बहुत अच्छे वैज्ञानिक है हमारे इंडिया के, जिनका नाम है नरेंद्र कपानी। नरेंद्र कपानी जो है वो इंडिया के ही मूल निवासी हैं। इन्होंने सबसे पहले खोज की है ऑप्टिकल फाइबर की, प्रकाश तंतु की। अब उस सिग्नल की, उसमें सॉरी प्रकाश तंतु की खास बात क्या है, आप अपने घर से जैसे मान के चलिए एक शहर में 10,000 घर हैं और पूरे शहर में एक ही केबल घूम रही है, डिश वाली। शुरुआत का कनेक्शन मैंने लिया है, अंत में कनेक्शन आपका है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि मेरे यहाँ 100 जो है चैनल चल रहे हैं, आपके यहाँ पहुँचते पहुँचते 10 ही चैनल वो रह गए? नहीं होता ना। सबको समान फ्रीक्वेंसी के सिग्नल मिलते हैं, सबको। जो फोन पहले चलते थे, लैंडलाइन फोन, उसमें भी यही होता था। आप यहां से एक बार नेटवर्क दे दीजिए, 10-10, 20-20 किलोमीटर तक, 50-50, 100-100 किलोमीटर तक उस केबल के जरिए से नेटवर्क जाते थे। आजकल इंटरनेट भी इसी से चल रहा है। किससे? प्रकाश तंतु से, ऑप्टिकल फाइबर से। खास बात इसकी यह है कि आपने इस वाले पॉइंट से जितना सिग्नल दिया ना, अंत वाले पॉइंट पे भी इतना ही सिग्नल मिलेगा, चाहे 10,000 किलोमीटर लंबा तार कर दो, चाहे 50,000 किलोमीटर लंबा तार कर दो। ऑप्टिकल फाइबर का यूज आपने देखा होगा, एक जो ENT होता है, आंख नाक गले वाला जो होता है, वो कई बार क्या है, एक सुराही सी का इस्तेमाल करता है, मुंह में डाल देगा उस टॉर्च सी को, और उससे एक पाइप जैसा होता है, उस पाइप से एक्चुअली वो ऑब्जर्वेशन करता है। जैसे वो पाइप चाहे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, जितना क्वालिटी का यहाँ से प्रकाश देंगे, निश्चित तौर से उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते होते लास्ट वाले पॉइंट पर उतना ही तार पहुँच जाएगा, उतना ही। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, यूज जो किया जाता है, वो सिग्नल या प्रकाश की बिना क्षति के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में करते हैं, तक ले जाने में। मतलब जितना सिग्नल आपने इस वाले पॉइंट पे दिया है ना, उतना ही सिग्नल आपको इस वाले पॉइंट पे मिल जाएगा, चाहे कितना भी किलोमीटर लंबा तार लगा दो आप। ये पहला इसका यूज है। किसी प्रकार का वेस्टेज नहीं होता सिग्नल का, और ना ही किसी प्रकार का वेस्टेज होता है लाइट का। इसका प्रयोग जो किया जाता है घर में, हम लोग सजावटी लैंपों में भी करते हैं। सजावटी लैंप आपने देखे होंगे, मूवी वगैरह पिक्चर में देखते हैं, एक लैंप होता है और उस लैंप में यहाँ जो है, जैसे मान के चलो लोड लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, उससे ऊपर ऐसे ऐसे करके फुब्बारे से निकले होते हैं। वो जो तार होते हैं ना, एक्चुअली वो तार ऑप्टिकल फाइबर के होते हैं, प्रकाश तंतु के होते हैं, चमकीले चमकीले दिखते हैं। इसका प्रयोग जो करते हैं हम लोग, वो एक खास जांच होती है जिसका नाम होता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में इसका यूज किया जाता है। एंडोस्कोपी क्या है? पेट की जांच होती है एक्चुअली। उसमें क्या है, एक पाइप डाल दिया जाता है, वो ऑप्टिकल फाइबर का ही पाइप होता है, उसमें छोटा सा कैमरा लगा दिया जाता है, आगे मुंह के द्वारा पेट के अंदर डाल दिया जाता है, पीछे से लाइट जलाई जाती है। अब अंधेरा है, अंधेरे में फोटोग्राफी तो कर नहीं सकता हमारा मोबाइल, वो जो कैमरा जो है, ऊपर से प्रकाश दिया जाएगा यहाँ से। अब प्रकाश तो मैंने ये बता दिया है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी पाइप कर दो, यहाँ जितना प्रकाश देंगे सेम फ्रीक्वेंसी का प्रकाश यहाँ मिलेगा मेरे को। तो पेट के अंदर या उदर के अंदर स्पष्ट फोटोग्राफी करने का जो प्रोसेस होता है, वो एंडोस्कोपी होता है। वो जांच जो होती है वो किसकी सहायता से होती है? प्रकाश तंतु की सहायता से। तो एंडोस्कोपी की जांच में निश्चित तौर से इसका ही इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत अच्छी खोज है हमारे इंडिया के लिए। एंडोस्कोपी ये पतले पतले तारों से, रेसों से मिलकर बना होता है प्रकाश तंतु, और ये बना होता है किससे? कैल्साइट क्रिस्टल के, या कैल्साइट कांच कह दो या कैल्साइट क्रिस्टल कह दो, इससे मिलकर बनता है। प्रत्येक तार की मोटाई 10⁻⁴ मीटर होती है। इतना ये मोटाई होती है, थिकनेस होती है किसकी? तार की। जो पतले पतले तार मैंने आपको बताए थे, इसमें नेट जैसा बुना होता है, उस तार की प्रत्येक रेशे की जो मोटाई होती है 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है, सॉरी 10⁻⁴ मीटर एग्जैक्टली। प्रत्येक रेशे की मोटाई 10⁻⁴ मीटर है। ये कई बार SSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है।
मुझे एक बार बताइए बेटा कि क्या आप लोगों को समझ आया नहीं आया। तो ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप सबका एकदम जो है क्लियर हो गया होगा। इससे आगे मैं अगली घटना की बात करता हूँ और अगली हमारे पास घटना बचती है व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो देखिए एक बार मैं व्यतिकरण के बारे में बात और करता हूँ। चलिए तो एक बार व्यतिकरण के बारे में और पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस क्या होता है। ये घटना भी एग्जाम में हमें कई बार देखने को मिलती है। एक बार इंटरफेरेंस के बारे में मैं आपको बता दूं तो व्यतिकरण जो होता है ये प्रकाश की एक अगली घटना है। आप एक बार थोड़ा सा समझें। और एक और बात बता दूं आपको, इन घटनाओं से ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में। व्यतिकरण को आप कैसे समझेंगे, जैसे मान के चलिए मैं आपसे ये कहता हूं ये कोई रास्ता है, रोड है ये। इस रोड पे एक ट्रक ने यहां से चलना शुरू किया, दूसरे ट्रक ने यहां से चलना शुरू किया। दोनों बिल्कुल 4 बजे चलना शुरू किया, एग्जैक्ट 4 बजे। दोनों ट्रकों ने समान समय पर समान दिशा में और समान वेग से चलना शुरू किया। पहला वाला जो ट्रक था वो भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। दूसरा वाला जो ट्रक है वो भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। सपोज कीजिए आप यहां साइड में खड़े होकर जब ट्रक को देखेंगे तो आपको वो 2 ट्रक नजर ना आकर एक ट्रक नजर आएगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रक जो है वो दूसरे ट्रक को सुपर इम्पोज कर लेगा, अध्यारोपित कर लेगा, ढक लेगा। जैसे आप इसको देखिए, आपको ये वाला पंजा नजर आ रहा है ना कि ये वाला, क्योंकि मेरे इस हाथ ने दूसरे हाथ को सुपर इम्पोज कर लिया है, अध्यारोपित कर लिया है। ठीक है ना। इन दोनों को अगर मैं इस वाले पॉइंट पर देखूं और मैं कहूं मुझे बताइए इन दोनों की रिजल्टेंट स्पीड क्या है, परिणामी चाल क्या है, तो भैया 20 से यही चलता और 20 से ये चलता, दोनों 20 से चलते हुए नजर आएंगे। आपको रिजल्टेंट स्पीड जो नजर आएगी वो आएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन इनकी अलग अलग तीव्रताओं का अगर योग देखूं तो वो योग जो निकल के आएगा वो योग कितना आएगा, वो आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे। इज दैट क्लियर? यही व्यतिकरण कहलाता है। साइंटिफिक परिभाषा ये कहती है यदि 2 कण समान दिशा में समान समय पर समान वेग से चल रहे हैं तो दोनों कणों की परिणामी तीव्रता का जो मान प्राप्त होता है इन दोनों कणों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से हमेशा कम प्राप्त होता है। यह घटना व्यतिकरण है। हालांकि ये परिभाषा थोड़ी सी क्रिटिकल है, एग्जाम में भी कभी ना तो पूछी गई है ना पूछी जाएगी। फिर व्यतिकरण क्या है, अब आप एक बार ये समझिए। देखो भाई, हमें साइंस में पीएचडी नहीं करनी, हमें सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है और एग्जाम क्रैक करने के लिए हमारे पास कुछ फंडे होने चाहिए, बस दैट्स इट। अब आपको जो बताने जा रहा हूं वो चीज समझ लेना। इस घटना के कारण हम रंगों को स्पष्ट नहीं कर पाते, मतलब रंगों में विभेद उत्पन्न ना कर पाना, यह कहलाता है हमारा व्यतिकरण। आप इतनी लाइन याद कर लो बस। ये क्या है सर? हाँ बेटा समझो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूंगा कि सीडी की कैसेट का रंग, सीडी की कैसेट का रंग, आप बता सकते हो क्या सीडी की कैसेट को देखकर कैसे रंग की है? आप थोड़ा सा एंगल चेंज कीजिए तुरंत उसमें जो है कलर चेंज हो जाएंगे। थोड़ा सा एंगल चेंज कीजिए तुरंत कलर चेंज हो जाएंगे। आप बता नहीं सकते लाल है, हरी है, नीली है, पीली है, गुलाबी कैसी है, कुछ नहीं बता सकते आप। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वहां आप जस्ट देखकर बता ही नहीं पा रहे, उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। आपसे मैं ये कहूं कि किसी रोड पर फैले हुए मिट्टी के तेल का रंग या मिट्टी के तेल युक्त पानी की सतह का रंग, पानी की सतह का रंग, आप पानी की सतह को देखकर बता दीजिए। पानी के ऊपर मैंने मिट्टी का तेल डाला हुआ है, आप बता नहीं पाओगे, आप निश्चित तौर से ये नहीं बता पाओगे ये जो पानी है वो आपको किस कलर का दिख रहा है। आप बता नहीं सकते क्योंकि उस पर उसकी स्क्रीन पे बहुत सारे रंग जो है आपको निश्चित तौर से दिखाई देंगे। आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप विभेद ही नहीं बता पाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे कौन से रंग की है। और एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो आप ये बता दीजिए मुझे कि साबुन के बुलबुले का रंग कैसा होता है। साबुन के बुलबुले का रंग, आप साबुन के बुलबुले का रंग नहीं बता सकते।
आप देखकर सिर्फ इतना नहीं बता सकते कि साबुन जो है, आपके पास साबुन रखा हुआ है, आप साबुन को देखकर उसके बुलबुले का रंग ही नहीं बता सकते, उसमें बहुत सारे कलर्स जो है आपको दिखाई देंगे निश्चित तौर से। तो आप किसी चीज़ को ऐवी देख के इनमें से सीडी की कैसेट का रंग आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, मिट्टी के तेल का रंग पानी में पड़ा हुआ है तो आप नहीं बता सकते, साबुन के बुलबुले का रंग। एक और चीज़ आती है, एक चीज़ आती है, इसका नाम होता है होलोग्राम। होलोग्राम का रंग। होलोग्राम क्या होता है? होलोग्राम आता है, कोई नई बुक आप खरीद के लाइए, उस पर चमकीला चमकीला सा एक कुछ लगा आता है। मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, अगर मेरे पास हो तो अभी जस्ट एक सेकेंड बस मैं आपको दिखाता हूँ एक बार होलोग्राम किस टाइप का होता है, अगर मेरे पास किसी बुक पे लगा हुआ है तो। हो ओके, मिल गया। देखिए ये एक बुक है मेरे पास रीजनिंग की, इस बुक में आप होलोग्राम को एक बार देखिए। देखो ये मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ इस पर। ये जो दिख रहा है ना आपको, देखो मैं जैसे इसे हिला रहा हूँ रंग भी चेंज हो जा रहे हैं इसके। अच्छा, रंग चेंज नहीं हो रहे, आप इसे जस्ट देखकर बता ही नहीं सकते कि ये कौन से रंग की चीज़ है, आप निश्चित तौर से नहीं बता सकते। अगर नहीं बता सकते तो ये घटना किस घटना के कारण ऐसा हो रहा है, तो वो सारी की सारी घटना व्यतिकरण कहलाती है। इन 4 एग्जाम्पल से बढ़कर 5वां एग्जाम्पल नहीं पूछा गया है। आप बस ये समझ लो कि वस्तु को देखकर आप उसके रंगों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। घटना कौन सी है? व्यतिकरण। रंगों को बता पाते हैं, घटना कौन सी होती है? परावर्तन। रंग कौन सी घटना में आते हैं? प्रकीर्णन में आते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद हम अगली घटना की तरफ चलते हैं, और अगली घटना का नाम है हमारी का विवर्तन। इंटरफेरेंस पढ़ लिया, डिफ्रैक्शन पढ़ना है अब हमें। समझिए विवर्तन क्या होता है। एक बार होलोग्राम को हटा रहा हूं यहां से भी। हाँ, अब समझिए बेटा एक बार विवर्तन क्या होता है। विवर्तन आप ये समझ लीजिए कि ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये टॉर्च है आपकी, इस टॉर्च पे यहाँ चटकनी लगी हुई है, यहाँ से आपने लाइट चलाना शुरू किया, और इस चलती हुई लाइट के मार्ग में ये कोई पत्थर का टुकड़ा आ गया। ये पत्थर का टुकड़ा आ गया तो इस टुकड़े के कोनों से प्रकाश की किरण मुड़ना स्टार्ट करेगी और यूं करके मुड़ती हुई चली जाएगी। इस क्षेत्र में यहां से यहां तक इसकी क्या दिखाई देगी? यहां से यहां तक इस क्षेत्र में इसकी परछाई दिखाई देगी। परछाई का जो बनना होता है वो निश्चित तौर से विवर्तन कहलाता है। परछाई कैसे बनती है, जस्ट मैं आपको एक बार एग्जांपल देके बताता हूं। मैं ऊपर वाली लाइट को हटाता हूं, देखिए। हाँ, अभी नहीं बन रही मेरी परछाई, कैसे आएगी? परछाई के लिए कोई एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, जैसे कि यहां पे भी नहीं देख सकती। ओके, जस्ट इमेज कीजिए, आप खड़े हो, आपकी बैक साइड से लाइट आ रही है, आपकी आगे परछाई दिखती है। अब यहां लाइटिंग वाइटिंग है चारों तरफ, अगर मैं लाइट बंद करूंगा तो फिर वीडियो दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। जैसे मान के चलिए इस रूम में मैं जहां वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं उसकी मैं सारी लाइट्स ऑफ कर दूं बेटा, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने का रीजन पहला तो ये होगा कि सर कुछ अंधेरा तो उसकी परछाई से आ रहा है, उस मकान की छत की परछाई से, बाकी के में प्रकाश नहीं है तो उसकी वजह से अंधेरा दिख रहा है मेरे को। परछाई का जो बनना होता है वो विवर्तन के कारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि परछाई बहुत दूरी तक बन जाए। भाई ऐसा अगर होता तो एक आदमी की परछाई कम से कम अमेरिका तक जाती, जबकि नहीं होता ऐसा। भाई नहीं होता ना। आप मान के चलिए ये कोई वस्तु है, यहां से प्रकाश आ रहा है ऐसे करके, ये प्रकाश इसके कोनों से मुड़ेगा और यहां जाके टकरा जाएगा आपस में। यहां से यहां तक का जो ये क्षेत्र है डार्क वाला, इस क्षेत्र में परछाई बनेगी, बाकी यहां से नॉर्मल फिर वापस से प्रकाश दिखने लग जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित तौर से प्रकाश जो परछाई है वो कम से कम अमेरिका दिल्ली तक जाती है हमारी एक एक व्यक्ति की। तो प्रकाश का किसी ऑब्स्टिकल, अवरोध या फिर अपारदर्शी माध्यम, कोई भी कह दो, प्रकाश का किसी अवरोध के कोनों से जो मुड़ने का गुण होता है वो विवर्तन कहलाता है। कैसे? प्रकाश का मुड़ने का गुण
ये स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? यही विवर्तन कहलाता है। आपने देखा होगा, जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए यहां ये जमीन है और ये वस्तु इतनी ऊंचाई पर है कि इसने अपने जो परछाई है वो यहाँ से यहाँ तक कवर की, इसके बाद वापस से प्रकाश आने लगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ज़मीन पे इसकी परछाई दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। जब कोई पक्षी आसमान में उड़ता है तो आप देखो ज़मीन के नज़दीक अगर है, वो इस क्षेत्र में आ रहा है दायरे में, निश्चित तौर से परछाई दिखाई दे रही है। इसी अगर मैं पक्षी को थोड़ा सा ऊंचाई पर ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, अब ये इस दायरे में नहीं आएगा तो निश्चित तौर से उड़ते हुए पक्षी की परछाई पृथ्वी पर नहीं दिखाई देगी। आप एक एग्जाम्पल करके देखना। आप कॉपी लेना और पेन लेना, अपनी बुक के सामने ऐसे करके रखना पेन को, उस बुक पे आपको इसकी परछाई दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही मैं डिस्टेंस कवर करते जाता हूँ, ऊपर चलता जाता हूँ, वैसे वैसे परछाई इसकी धुंधली होती चली जाती है और फाइनली एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसकी परछाई दिखना ही बंद हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस कवर की गई है, डिस्टेंस जो मेंटेन की गई है, निश्चित तौर से ये किसकी डिस्टेंस है? ये उस परछाई की डिस्टेंस है। तो किसी उड़ते हुए पक्षी की परछाई पृथ्वी पर न बन पाना, ये एग्जाम्पल किसका है? ये प्रकाश के विवर्तन का है। आपसे पूछा जाए कि जैसे मान के चलिए, एक सेकंड, इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं, जस्ट 1 सेकंड। जैसे इसका एग्जाम्पल एक ये हो जाता है, मैं ऐसे कहूं कि ज़्यादा ऊंचाई की बात कर रहा हूं, ऊंचाई पर उड़ते पक्षी या वायुयान की परछाई पृथ्वी पर न बनना, की परछाई पृथ्वी पर ना बनना, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये निश्चित तौर से जो है विवर्तन का एग्जाम्पल है। ये व्यतिकरण हटाया नहीं मैंने, सॉरी। हाँ, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया है? ये निश्चित तौर से आपका विवर्तन का हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि पक्षी ज्यादा ऊंचाई पर अगर है, ये पक्षी अगर यहां उड़ रहा है, इसकी परछाई इसके कोनों से प्रकाश मुड़ेगा और यहां तक आके टकरा जाएगा। अब इसके बाद पृथ्वी अगर यहां से शुरू होती है तो परछाई बिल्कुल नहीं बन पाएगी। बाकी अगर पक्षी नीचे उड़ रहा है तो निश्चित तौर से इसकी परछाई पृथ्वी पर दिखाई देगी। ये परछाई का बनना न बनना निश्चित तौर से क्या कहलाता है? विवर्तन का ही एग्जाम्पल है। हाँ, एक एग्जाम्पल इसका ये आता है कि जो समुद्री सीपी होती है, इसका रंग सुनहरा दिखना, यह भी निश्चित तौर से किसका एग्जाम्पल है? समुद्री सीपी का रंग अगर आपको सुनहरा दिख रहा है, चमकीला चमकीला दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये एग्जाम्पल भी विवर्तन का ही है 100%। आपसे एक और एग्जाम्पल के बारे में जैसे मैं बात करूं, किसी रेशम के पतले कपड़े से होकर आप सूर्य को देखिए। सूर्य का प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, आप जानते हैं, और जब वो किसी प्रिज्म से होकर कल गुजर रहा था तो 7 रंगों में बट रहा था। वैसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी रेशम के पतले कपड़े से होकर सूर्य को देखने पर सूर्य के प्रकाश में 7 रंगीन धब्बों का दिखना अगर बन रहा है तो वो एग्जाम्पल भी विवर्तन का है। मैं सिलेक्टेड एग्जाम्पल बता रहा हूं, इनसे बाहर अभी तक किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक भी एग्जाम्पल नहीं पूछा गया है। मैंने क्या एग्जाम्पल बोला है? मैंने एग्जाम्पल ये बोला है आपको कि रेशम के पतले कपड़े से होकर, रेशम के पतले कपड़े से सूर्य को देखने पर सूर्य के प्रकाश का रंगीन धब्बों के रूप में दिखना, रंगीन धब्बों के रूप में दिखना, ये एग्जाम्पल भी निश्चित तौर से किसका है? ये विवर्तन का एग्जाम्पल है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल अभी तक बताए हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगीन धब्बे दिख रहे हैं, निश्चित तौर से आप मान सकते हैं इसे। समुद्री सीपी आपको सुनहरी दिख रही है, आप मान सकते हैं विवर्तन है वो। ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान में पक्षी की परछाई नहीं दिख रही है, ये भी विवर्तन है। एक और चीज़, वहाँ सूरज उग रहा है, मैं यहाँ अपने हाथ में सिक्का लेके ऐसे धूप में खड़ा हूँ सूर्य के प्रकाश के मार्ग में। बेटा देखो, सिक्का जो होता है वो कोई भी चीज़ है, ऐसी कोई ऑब्स्टिकल चीज़, ऐसी कोई अपारदर्शी चीज़
जिससे होकर प्रकाश पार न निकले, वो परछाई बनाती है हमेशा। वो परछाई हल्की काली होती है, लेकिन वो सिक्का जो है वो परछाई के कारण मुझे काला नहीं दिखाई देगा, वो इस बार एकदम व्हाइट कलर का दिखाई देगा, एक धब्बे के समान दिखाई देगा, सफेद धब्बे के समान। वो कैसे, मैं आपको बताऊं। जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए आप किसी वाहन में ट्रेवल कर रहे हैं, वाहन कुछ इस तरीके से है। अब मान के चलना आप इस वाहन में ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और ये वाहन पीछे से खुला हुआ है ऐसे करके। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने अपने पैर जो है बाहर की ओर लटका रखे हैं और आराम से हाथों से इसको पकड़े हुए हैं। ये वाहन जब तीव्र गति से इधर चलेगा तो देखो इसकी हवाएं जो हैं वो ऐसे करके आएंगी, लेकिन ऐसे चलते हुए हवा में आप अपनी जेब से कोई कागज़ का टुकड़ा भी निकाल के फेंकोगे ना, तो वो निश्चित तौर से इधर नहीं फेंकेगा, वो ऐसे जाएगा उल्टा लौटकर, ड्यू टू वर्नोइस प्रिंसिपल। वर्नोइस प्रमेय के कारण ऐसा होता है। ये वर्नोइस प्रमेय मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा, और ये शायद मैं हो सकता है तो एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ आपके सामने, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस खूब ज़्यादा आते हैं। जस्ट लाइक दैट बेटा, जैसे ये जो हवा है वो टकरा के इसके पास वापस आ रही है ना, वैसे ही प्रकाश भी ऐसे ही करता है। सिक्का ये रखा हुआ है, सिक्के के कोनों से टकराता है और वापस सिक्के पे जाके टकराता है। सिक्का है ये, सपोज कीजिए ये आपका सिक्का है। प्रकाश जो है इसके साइडों से निकलना चाहता है, वो ऐसे करके निकल जाएगा वैसे कायदे से तो, लेकिन क्या होता है, वर्नोइस प्रिंसिपल जैसे काम करता है ना, जस्ट लाइक दैट, उसी की तरह हल्का सा ये जो सिक्का है बहुत छोटे साइज का होता है, ऐसे करके इसके कोनों से प्रकाश की किरण गिरती है, यहाँ इसका परछाई बननी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रकाश स्रोत के मार्ग में दूर से रखे हुए इसे अपने हाथ में, तो ये देखो काला न दिखकर ये प्रकाश वापस से जाके टकराता है, और सिक्का जो है आपको सिक्का आपको सफेद धब्बे के समान दिखाई देता है। मैं एग्जाम्पल कैसे आता है, एग्जाम्पल आता है वो ये कहता है किसी दूरस्थ प्रकाश स्रोत के मार्ग में, दूरस्थ मतलब दूर स्थित, प्रकाश स्रोत के मार्ग में, प्रकाश स्रोत के मार्ग में सिक्के को रखने पर, सिक्के को रखने पर इसका, किसका, सिक्के का, सफेद धब्बों के रूप में दिखना अगर पॉसिबल हो पा रहा है, तो निश्चित तौर से वो पॉसिबल किसके कारण होता है, विवर्तन के कारण होता है। बेटा 4 एग्जाम्पल पढ़े हैं शायद हमने, 1 2 3 है ना, चौथा और 5वां, 5 एग्जाम्पल पढ़े हैं। ये पांचों के पांचों एग्जाम्पल्स आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद अगली और आखिरी हमारी घटना बचती है, जिस घटना का नाम आता है पोलराइजेशन या ध्रुवण। इस ध्रुवण वाली घटना को और एक बार आप समझ लीजिए। हालांकि ध्रुवण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चंस इससे पूछ लिए गए हैं अब तक। तो एक बार आप ध्रुवण को और पोलराइजेशन को और एक बार समझिए। आपने प्रकाश की लगभग 7 घटनाएं कंप्लीट करनी है। 8वीं घटना की तरफ अपन चल रहे हैं। 8वीं जो घटना है हमारी, वो ध्रुवण की घटना होती है, पोलराइजेशन की घटना होती है। पोलराइजेशन, ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण वो समझिए। देखो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में न जाके हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ध्रुवण का मतलब होता है चकाचौंध का होना। चकाचौंध कब होता है, चकाचौंध तब होता है जब कि आप किसी, जैसे मान के चलो सूर्य की तरफ अपनी नंगी आंखों से आप देखने लग जाएं बिना चश्मे वगैरह की सहायता से, तो आपकी आंखों में निश्चित तौर से चकाचौंध हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जब बहुत ज़्यादा तीव्र मात्रा का प्रकाश एक बिंदु पर फोकसित होता है तो चकाचौंध बनता है निश्चित तौर से। अभी मान के चलो आप अंधेरे में बैठे हुए हैं, आपकी आंखों पे टॉर्च लगा दी जाए एकदम से, आंखों में चकाचौंध हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये चकाचौंध ही ध्रुवण कहलाता है। आप बिल्कुल भी ज़्यादा ज्ञान की तरफ न जाके सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कर लें। चकाचौंध का होना ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण से बचने के लिए आपने देखा होगा कि रात को अपन जब वाहन चलाते हैं तो हेलमेट्स वगैरह लगाते हैं। लोकल क्वालिटी का हेलमेट अगर हमने लगाया हुआ है, सामने बस वाले ने डिपर लगाई
तुरंत हमारी आंखों में चकाचौंध हो जाता है और हमें दिखता नहीं है, कुछ भी एक्सीडेंट भी हो जाता है कई बार। इस चकाचौंध से बचने के लिए हम टॉप क्वालिटी के हेलमेट्स यूज़ करते हैं, जैसे निंजा, स्टर्स वगैरह, ये सब अच्छी क्वालिटी के हेलमेट्स आते हैं। कंपनियां 1-1 रुपये का, 1-1 लाख रुपए का जो है इन पर इंश्योरेंस भी कवर कराती हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी वाकई में अच्छी होती है। इसमें जो कांच होता है ना आगे वाला, वो पोलराइज्ड कांच होता है, ध्रुवित कांच होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है ध्रुवण से बचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? निश्चित तौर से ध्रुवित कांच का इस्तेमाल करते हैं। ध्रुवित कांच आता है। आपसे अगर पूछा जाए इस ध्रुवित कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ध्रुवित कांच का उपयोग जो स्टूडेंट्स किया जाता है वो आपके मोबाइल में किया जाता है। मोबाइल, वो आपके कैलकुलेटर में किया जाता है, वो आपकी घड़ी में किया जाता है, वो हेलमेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। हेलमेट्स में, वो किसी भी वाहन के अग्र शीशों में किया जाता है, आगे वाले जो शीशा होता है। आप मोबाइल में देखा होगा आपने, हर मोबाइल में आई प्रोटेक्टर के नाम से एक कैटलॉग सा होता है। आप नीचे से या ऊपर से स्लाइड को खींचिए। अब मेरे पास मोबाइल ऐसा है नहीं जो मैं आपको बता सकूं। तो आई प्रोटेक्टर जैसे ही करेंगे तो स्क्रीन हल्की डार्क जैसी हो जाती है, पीली पीली हो जाती है स्क्रीन। बाकी आप उसे हटा दीजिए तो स्क्रीन एकदम वाइट कलर जैसी हो जाती है, जो आंखों पे हमारे पे रोशनी डालती है। अपन अंधेरे में ज़्यादा देर मोबाइल चलाते हैं तो आंखों में दिक्कत होने लग जाती है, लेकिन आई प्रोटेक्टर ऑन करके हम ज़्यादा लंबे समय तक मोबाइल को चला सकते हैं, क्योंकि वो दबाने से उसमें जो पोलराइज्ड कांच है वो एक्टिव हो जाता है। तभी तो चकाचौंध नहीं बन पाता है इनसे। हेलमेट्स, अगर अच्छी क्वालिटी का हेलमेट है तो उसमें कौन सा कांच लिया जाएगा? ध्रुवित कांच लिया जाएगा। वाहनों के आगे वाले जो शीशे होते हैं, इस पर ड्राइवर सामने देखता है, उसमें ध्रुवित कांच होता है, नहीं तो सामने वाला डिपर मारेगा उसे देखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें इन दर्पणों में, इन शीशों में फ्रिंजेस होती हैं। फ्रिंजेस मतलब लाइनें, जैसे ही प्रकाश इन पर पड़ता है ये प्रकाश को फैला देती है। आप देखना इस चीज़ को, आप अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लगा के जाइए, सामने वाले ने डिपर लगाई, प्रकाश आपको अपने हेलमेट से पड़ने के बाद फैलता हुआ नजर आएगा। जबकि बाकी के हेलमेट्स क्या होते हैं, वो लोकल वाले वो पूरे प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस करके देते हैं, चकाचौंध हो जाता है, फाइनली हम गिर जाते हैं। ध्रुवण जो है वो एक प्रकार का चकाचौंध है। बचने के लिए ध्रुवित कांच का प्रयोग करते हैं। ध्रुवित कांच का कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है वो पॉइंट्स भी क्लियर है। अब ध्रुवण से प्रश्न पूछे कैसे कैसे जाते हैं वो और सुनो आप। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्रुवण पूरे प्रकाश में 8 घटनाएं पढ़ी हमने। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, बर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन और लास्ट पढ़ा है हमने ध्रुवण। ध्रुवण एकमात्र ऐसी घटना है जो केवल और केवल काय में चलती है, केवल प्रकाश में होती है। ये घटना कभी भी ध्वनि की अगर बात करें तो ध्वनि में पॉसिबल ही नहीं है। बाकी की सातों की सातों घटनाएं जैसी प्रकाश में वैसी ध्वनि में हो जाती हैं, लेकिन ध्रुवण केवल और केवल काय में होती है, प्रकाश में होती है। ध्रुवण केवल और केवल प्रकाश में संभव है, ध्वनि में संभव नहीं है। दूसरी बात, आपको एक और बात बताऊं, याद कीजिए इसी चैप्टर में जब मैंने आपको बताया था प्रकाश को यांत्रिक तरंगें बताया था और ध्वनि को अयांत्रिक तरंगें बताया था। तो जब ध्वनि में नहीं हो रही है तो इसका मतलब ध्वनि एक प्रकार से कैसी तरंग है, ध्वनि यांत्रिक है और प्रकाश अयांत्रिक है। तो ये जो होगा वो अयांत्रिक तरंगों में हुआ, केवल अयांत्रिक तरंग में संभव है। इसको आप थोड़ा सा क्विट कीजिए, ऐसे नहीं आता प्रश्न। मैंने आगे चल के अभी इसको जैसे यांत्रिक अयांत्रिक पढ़ाई थी, यांत्रिक आगे चल के बेटा फिर 2 भागों में बढ़ती है जिसका नाम होता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य को अभी मैंने आपको बताया नहीं है। फिलहाल के लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों में संभव है। अनुप्रस्थ तरंग में
संभव है, अनुदैर्ध्य में नहीं। ये अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य मैं आपको अगले चैप्टर्स में बताऊंगा, जहां मैं आपको तरंग पढ़ूंगा, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य थोड़ा सा अच्छा लॉजिक है, बड़ा लॉजिक है। ध्रुवण की घटना केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में होती ही नहीं है। ध्रुवण एकमात्र ऐसी घटना है जो केवल और केवल प्रकाश में संभव है, ध्वनि में संभव ही नहीं है। ध्रुवण की घटना के लिए आपको बता दूं, हाँ, ये जो ध्रुवित कांच होता है इसका यूज और कहां कहां किया जाता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ध्रुवित कांच के यूज पढ़ने जा रहा हूं। इसका प्रयोग 3D चित्रों को देखने में करते हैं। 3D चित्रों को देखने में कौन सा कांच चलता है, वो निश्चित तौर से ध्रुवित कांच चलता है। 3D मूवी अगर आपने कभी देखी हो तो उसके लिए स्पेशल एक ग्लास आता है, एक स्पेशल गॉगल्स आते हैं। उस गॉगल्स में जो ग्लास लिया जाता है वो कौन सा होता है, वो निश्चित तौर से पोलराइज्ड ग्लास होता है, ध्रुवित कांच होता है, क्योंकि ये 3D दिखाता है, त्रिविमीय चित्रों को दिखाता है। त्रिविमीय का मतलब क्या होता है, अपन अपनी आंखों से, अगर मैं देखता हूं किसी व्यक्ति को, आप मुझे देखिए, आप अगर मुझे देखोगे तो मेरे फ्रंट व्यू, मेरा साइड व्यू, मेरा टॉप व्यू, तीनों एक ही बार में देख सकते हो, मतलब ऐसे देख सकते हो आप मुझे। ये 3D है स्ट्रक्चर। लेकिन आप यहां पे मैं कोई चित्र बनाता हूं तो चित्र सिर्फ आपको टू डायमेंशनल दिखेगा। मैं अगर ऐसे करता हूं तो ऐसे, मैं ऐसे करता हूं तो ऐसे, ये 2 डायरेक्शन दिखेंगी। तीसरी डायरेक्शन अगर मैं ऐसे करके लगाना चाहूँ ना, ये तीसरी वाली डायरेक्शन आपको दिखेगी नहीं। यूं इमेजिनरी तौर पे हमें ऐसे मान लेता है कि ये ऐसे करके रही होगी, बाकी ऐसे नहीं होती। तीसरी जो डायरेक्शन होती है वो ऐसे करके होती है। तो सामान्य आंखों से अपन देख सकते हैं 3D। किसी भी चित्र छपा हुआ चित्र में 3D नहीं देख सकते, उसमें सिर्फ हमें 2D दिखेगा, 2 डायमेंशनल दिखेगा, द्विविमीय दिखेगा। अगर हमें 3D देखना है, त्रिविमीय अगर देखना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, ये रिवर्स है, मैं आपको बताऊं, इसमें से ये लड़का छपा हुआ है। आप अगर इस लड़के को गौर से देखें तो आप इसका एक साइड वाला कान देख सकते हो, आप दूसरा साइड वाला कान एक साथ नहीं देख सकते। मतलब आपको सिर्फ 2 व्यू दिख रहे हैं, एक तो ये वाला व्यू और एक ये वाला व्यू। जबकि नॉर्मली आप मुझे देखिए, आपको एक बार में फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, तीनों व्यू दिख जाएंगे। साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, तीनों चीज़ आप इस डायरेक्शन को आराम से देख सकते हो, तो अगर आप नॉर्मल आंखों से देख रहे हो तो। इसी चित्र को अगर मैं यहाँ बनाने लगूँ तो मेरी एक तो उंगली ये रही, अंगूठा ये रहा, तीसरी वाली को जब मैं बनाऊंगा ना तो ऐसे करके बनना चाहिए असल में, जैसे मार्कर लगा हुआ है, लेकिन ऐसे करके दिखेगा वो। तो इस प्रकार के 3D चित्रों को देखना है तो निश्चित तौर से कौन सा कांच लेना पड़ेगा, ध्रुवित कांच लेना पड़ेगा। अगर आपको कोहरा या बादल छाए हुए हैं, कोहरा या बादलों में अगर आपको स्पष्ट फोटोग्राफी करनी है, कोहरा या बादलों में स्पष्ट फोटोग्राफी के लिए इस किसका कांच किया जाता है, ध्रुवित कांच का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कोहरा या बादलों में स्पष्ट फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, वो निश्चित तौर से ध्रुवित कांच का ही प्रयोग किया जाएगा। किसी भी धूप के चश्मे ले लीजिए, आप धूप के चश्मे लीजिए, ट्रेन या एरोप्लेन लीजिए आप, इनकी खिड़कियों में जो कांच लगाए जाते हैं वो निश्चित तौर से कौन सा कांच होता है, ध्रुवित कांच होता है। नहीं तो बहुत जल्दी ये जो है ट्रेन या एरोप्लेन्स वगैरह को बहुत जल्दी गर्म कर देता है ये, अगर इसमें ध्रुवित कांच न लग के नॉर्मल कांच लगा होता तो। स्टूडेंट्स, मैं एक बार एक क्विक रिवीजन कराता हूं आपको। परावर्तन का मतलब प्रकाश की किरण का टकरा के लौट जाना। अपवर्तन मतलब जो चीज़ जैसी है वैसे ना देखकर थोड़ा बहुत अंतर दिखा दे। पूर्णांतरिक परावर्तन का मतलब चीज़ें चमकीली दिखने लग जाएं। प्रकीर्णन का मतलब रंगों का जिक्र करने लग जाए। वर्ण विक्षेपण का मतलब केवल इंद्रधनुष की बात करें। व्यतिकरण का मतलब रंगों में अंतर स्पष्ट ना हो। विवर्तन का मतलब कहीं भी परछाई के बारे में जिक्र करे।
और ध्रुवण का मतलब सिर्फ चकाचौंध से। स्टूडेंट्स, प्रकाश का जो चैप्टर है हमारा, उसका आधा पड़ाव हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रकाश की कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हमने पढ़े थे। प्रकाश पर आधारित 8 घटनाओं के बारे में हमने जिक्र कर लिया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश की कुछ उन पॉइंट्स के बारे में जहां हमें लेंस के और दर्पण के बारे में बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए आप की ऑफ सक्सेस के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।